हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 22 और 23 अगस्त 2021 के। तो दो आप बेस्ट इमेजेस यहां पे देख रहे हो, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करें और 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है। एक बार चेक करें, मेरे कहने से आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कितने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों खासियत है कि 90 से 95% तक वो करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन हम ये करंट अफेयर बहुत ही सिस्टमेटिकली कवर करते हैं। लाइक आपको डेली करंट अफेयर सेक्शन मिलेगा। डेली में आपको 3 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी। डिटेल करंट अफेयर होगा, क्वेश्चन एंड आंसर होगा, एक क्विज भी होगा दोस्तों, जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर भी डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर होगा, इसी तरह से 3 तरह के करंट अफेयर्स होंगे। डिटेल होगा, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा और एक क्विज होगा, जो कि हर सप्ताह आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करो और चेक करो कि यार कितना मुझे याद रहता है, कितना और रिवाइज करने की जरूरत है। मंथली करंट अफेयर मिलेगा, 4 तरह की पीडीएफ्स होंगी। डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, बेस्ट 100 करंट अफेयर, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ, मतलब 2 लाइन 3 लाइन में आप करंट अफेयर जो है वो रिवाइज कर सकते हो जल्दी जल्दी अपने एग्जाम से पहले, और अपनी प्रेपरेशन को और अच्छा कर सकते हो। हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी प्रोवाइड करें। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होगी वो आपको एक ही पीडीएफ से मिल जाएगी। तो जिस भी टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको 3 चीजें मिलेंगी। एक तो डिटेल, दूसरा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, वो सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी का। एक दोस्तों आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी बैंकिंग एंड इकोनॉमी का होगा, लेकिन ये क्विज आप मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का, अगर वो आप एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो तो आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। डिटेल में बजट इकोनॉमिक सर्वे आपको मिलेगा, लेकिन इसमें हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी बताएंगे जो एग्जामिनर बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बना सकता है। अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको स्टेट करंट अफेयर प्रोवाइड करें, लेकिन इसकी खासियत है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। मतलब आपका कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो इसके अंदर कवर नहीं होगा। लेकिन ये कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रही आपको, ये सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है। लेकिन जो बच्चे अभी करंट अफेयर को स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 साल का सब्सक्रिप्शन बाय करें, क्योंकि 1 साल और 2 साल में बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है। और उसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिल ही जाना है। ASH10 कोड का यूज करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 22 और 23 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर दें चैनल को, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप हमें मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू posthumously रिसीव द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल फॉर हिज इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रमोट पीस एंड नॉन वायलेंस? मतलब बहुत ही सिंपल है। कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, एक तो आपने ये वर्ड याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। दूसरा, ये मरण उपरांत मिला हुआ है, मतलब पॉस्थमसली है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन को यह अवार्ड दिया गया। और ये किस काम के लिए दिया गया? पीस और नॉन वायलेंस। कौन था जो शांति और नॉन वायलेंस का दूत था? तो वो एक ही बंदा था दोस्तों, जिसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो अदा किया है, महात्मा गांधी जी। वैसे सबका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन महात्मा गांधी जी ने शांति और नॉन वायलेंस, मतलब हमने अहिंसा जो है वो उसको सपोर्ट करेंगे, हिंसा को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब महात्मा गांधी जी आंसर होगा। तो अब देख सकते हैं महात्मा गांधी जी ऐसे पहले इंडियन हैं जिनको यूएस का कांग्रेशनल गोल्ड मेडल जो है वो मिल चुका है, मतलब कांग्रेस की तरफ से दिया जाता है। कांग्रेशनल गोल्ड मेडल का मतलब है कि जो उनकी यूएस कांग्रेस है, मतलब आप कह सकते हो जो उनका लेजिस्लेचर है, जो उनकी पार्लियामेंट है, उसको कांग्रेस कहा जाता है। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स का, ये इनको जो है वो गांधी जी को दिया गया। ये मतलब जो भी बंदा अलग अलग जगह पे अचीवमेंट या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहती हैं, उनके बेस पे इनको दिया जाता है। जैसे कि जो पहले बार मेडल दिए गए थे वो जब अमेरिका के अंदर क्रांति हुई थी 1775-83 में, या 1812 में एक लड़ाई हुई थी जिसमें अमेरिका जो है वो आगे बढ़ा, और मैक्सिकन वॉर हुई थी, मैक्सिको को आजाद करवाने की यहाँ पे बात हुई थी। तो इन सभी वॉर्स के जो हीरोज थे उनको भी ये अवार्ड जो है वो मिला हुआ है। और रिसेंटली ये मेडल मिला है जो यूएस की कैपिटल पुलिस है, जिसने उनकी बिल्डिंग को बचाया था, यूएस की कैपिटल बिल्डिंग को बचाया था, जहां पे सदन वहां पे बैठता है।
तो उनको बचाया था, तो उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। लेकिन अब तो ये मतलब बहुत ब्रॉड हो गया अवार्ड, मतलब अलग अलग कैटेगरी में दिया जाने लगा है। आप कह सकते हो जो बहुत ही अच्छा एंटरटेन करते हैं, म्यूजिशियन हैं, कोई आप कह सकते हो एथलीट है, कोई किसी ने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं, फॉरेन रिसिपिएंट्स है, तो बहुत से लोगों को ये अवार्ड दिया जाने लगा है। जैसे कि आप कह सकते हो कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की समर ओलंपिक टीम्स को मिला था 1980 के अंदर, रॉबर्ट एफ कैनेडी को मिल चुका है, नेल्सन मंडेला को मिल चुका है, जॉर्ज वाशिंगटन को मिल चुका है, और भी बहुत से लोगों को मिल चुका है। लेकिन अब महात्मा गांधी जी का नाम भी जो है उनके साथ जुड़ चुका है। याद रखेंगे, यूएस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मरण उपरांत पहले इंडियन कौन है जिनको पीस और नॉन वायलेंस को प्रमोट करने के लिए मिला है? वो है महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट का जो है वो नवाजा गया है, बेस्ट इंस्टीट्यूट से नवाजा गया इंडिया में से, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया में से कौन सी रैंकिंग के अंदर? एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज। तो आपने याद रखना है, ये जो एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021 है दोस्तों, ये एक चाइना की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी। उनकी तरफ से ये रैंक जो है वो पब्लिश किया गया है। और आपने एक बात और याद रखनी है, ये रैंक सिर्फ हायर स्टडीज की इंस्टीट्यूशंस के लिए ही है। मतलब जो हायर स्टडीज के बारे में बताती हैं, हायर स्टडीज के कॉलेजेस हैं, उनको ही जो है वो रैंक करेगा। तो इसमें सबसे टॉप जो है वो हमारे पास कौन सा? आईआईएससी बेंगलुरु। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। लेकिन दूसरा स्थान किसका है? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूंगा दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला स्थान जो है वो किसका होगा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का होगा। और दूसरा स्थान किसका होगा? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का होगा। तो ये याद रखोगे आप। और ARWU रैंकिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब है एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, और उसमें आईआईएससी बेंगलुरु और कलकत्ता यूनिवर्सिटी पहले और दूसरे स्थान पे रहे हैं इंडिया में से। ये रैंकिंग कौन निकालता है? शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी इस रैंकिंग को निकालता है, लेकिन ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की है, जिसको कहा गया एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021। और इसमें टॉप स्थान जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है पहले नंबर पे, दूसरे स्थान पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और तीसरे स्थान पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है। लेकिन आप पहले दो ही याद करें, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 अलग अलग तरह के इंडिकेटर जो है वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज को रैंक करने के लिए निकाले गए हैं। जैसे कि आप कह सकते हो नेचर और साइंस से रिलेटेड उन्होंने कितने जर्नल्स पब्लिश किए हैं, आप कह सकते हो उनके पुराने जो कॉलेज पास आउट्स हैं वो उनको कितने मेडल्स मिल चुके हैं, प्राइजेस मिल चुके हैं, कितनी रिसर्च कर रहे हैं वो। तो इन 6 ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे इन यूनिवर्सिटीज को रैंक किया जाता है। लेकिन जो ये रैंकिंग है एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों, इसके अंदर 1000 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जाता है। मतलब रिसर्च यूनिवर्सिटीज को इसके अंदर रैंक किया जाता है हर साल। और इसमें अलग अलग थर्ड पार्टीज का डाटा जो है वो यूज भी किया जाता है। लेकिन आपने सिर्फ याद क्या रखना है, इंडिया में से कौन सुपर है, मतलब इंडिया में से सबसे ऊपर कौन है, और पूरे ग्लोब लेवल पे कौन है, कौन सी रैंकिंग के अंदर? शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी के अंदर। और नाम क्या है इस पूरी रैंकिंग का? एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने कह दिया है कि वो इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी स्टेट में लगाएंगे। याद रखना है दोस्तों, ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट नहीं है, ये है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट। और ये कौन सी स्टेट के अंदर लगाने की यहाँ पे बात हो रही है? ये हो रही है दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर। और ये पूरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फोटोवोल्टिक सोलर प्लांट जो है वो बन जाएगा। और आंध्र प्रदेश में भी दोस्तों कहाँ पे लग रहा है? ये विशाखापट्टनम में लग रहा है। अगर आप एग्जैक्ट जगह देखोगे तो आपको यहाँ पे एक जगह दिख रहा है सिम्हाद्री, जो कि कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। और सिमाद्री थर्मल पावर स्टेशन जो है वो सिमाद्री जिले के अंदर है, जो कि विशाखापट्टनम में आपको मिलेगा। तो एनटीपीसी कमीशंस इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, नॉट पावर प्रोजेक्ट, आप कह सकते हो फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट। ये बात आपने याद रखनी है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 25 मेगावाट कैपेसिटी है। सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन है कहाँ पे? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है इसमें कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत से घरों को फायदा देने वाला है। इससे 7000 घरों को जो है वो आप कह सकते हो फायदा मिलेगा, उनको रोशनी मिलेगी। और इससे कार्बन एमिशन भी जो है वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये सोलर बेस्ड है। तो मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में छोड़ने से रुक जाएगी। और फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है वो उसकी पोटेंशियल है कि वो 1 लाख सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब कितने ज्यादा घरों को इससे फायदा हो सकता है। और इससे वैसे भी जो है वो पानी की जो समस्या है वो भी दूर हो सकती है, क्योंकि फोटोवोल्टिक मॉड्यूल है। तो इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पानी को बचाया भी जा सकता है और काफ़ी लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हो सकती है। और एनटीपीसी ने रिसेंटली हाइड्रोजन को भी जो है वो यूज़ करने के लिए कहा है।
और ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लगाया है कि हम व्हीकल्स के अंदर हाइड्रोजन का यूज करेंगे। किसके साथ टाई अप किया? लद्दाख के साथ ये टाई अप किया, और लद्दाख ऐसी पहली यूनियन टेरिटरी और स्टेट बन चुकी है जो कि इस ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगी। किसकी हेल्प से? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि आप कह सकते हो इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर कंपनी भी है। तो यहाँ पे एनटीपीसी के बारे में दोस्तों अपने याद रखना है, 1975 में एनटीपीसी को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, लेकिन इसके जो सीएमडी है मतलब चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो गुरदीप सिंह हैं, गुरदीप सिंह। और इसमें जो दूसरा अपने याद रखना है वो क्या याद रखना है? वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो कि स्कीम्स चलाने वाले चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है यहाँ पे? विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ पे आपको नेशनल पार्क मिल जाएंगे दोस्तों, राजीव गांधी नेशनल पार्क मिल जाएगा जिसको हम रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कह देते हैं, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क मिल जाएगा, और यहीं पे आपको पापीकोंडा नेशनल पार्क भी मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ह्यूरोन 500 रिपोर्ट? मतलब 500 कंपनीज की जो सबसे वैल्यूएबल कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसकी एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है ग्लोबल ह्यूरोन 500 रिपोर्ट। और ये कौन निकालता है? ह्यूरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ही इसको निकालता है। तो वर्ल्ड की पूछ रहा हूं दोस्तों, इंडिया की नहीं पूछ रहा। अगर इंडिया की पूछा जाए तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड होगी, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की पूछा जाए तो एप्पल जो है वो सबसे पहले स्थान पे होगा। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। दूसरा स्थान इसमें माइक्रोसॉफ्ट का है, तीसरा स्थान जो है वो अमेजॉन का है, फोर्थ स्थान अल्फाबेट कंपनी का है, फिफ्थ जो है वो फेसबुक का है। तो याद रख सकते हो आप, रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में सबसे ऊपर है, लेकिन उसका ग्लोबल रैंक जो है वो कौन सा है? 57 रैंक है। याद रखना है 3 पॉइंट जो है वो नीचे खिसक गया है रिलायंस आगे से, इवन 11% ग्रोथ भी हुई आगे से, लेकिन फिर भी 3 स्थान जो है वो नीचे गिर गया है। पहले जो है वो 2020 में ये रैंकिंग निकाली गई थी, उसमें इनका स्थान जो है 54 था, लेकिन अभी 57 है। तो ह्यूरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इस रैंकिंग को निकालता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का ग्लोबल रैंक 57 है, अदरवाइज इससे पहले 2020 की रैंकिंग में आप कह सकते हो कि इनका स्थान जो है वो क्या था? 54 था। और 12 इंडियन कंपनीज जो हैं वो ह्यूरोन ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज के अंदर जो है वो लिस्ट की गई हैं। तो जस्ट आप याद रख सकते हो कि 500 में से 12 इंडियन कंपनीज जो हैं वो इसके अंदर हैं। लेकिन अगर मैं इंडिया की लिस्टिंग के अकॉर्डिंग बात करूंगा कि सबसे ज्यादा कंपनीज कौन सी कंट्री की लिस्टेड हैं 500 के अंदर, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब सोच भी नहीं सकते, 243 कंपनीज, 500 में से आधी कंपनीज जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हैं। चाइना की दोस्तों दूसरे नंबर पे हैं, 47 कंपनीज हैं, जापान की 30 हैं। इंडिया का रैंक कौन सा है? 9th है, क्योंकि इंडिया की कितनी कंपनीज हैं? 12 कंपनीज है जो इसके अंदर लिस्टेड हैं। जैसे कि आप कह सकते हो रिलायंस है इसमें, टीसीएस है इसमें, एचडीएफसी बैंक है, भारती एयरटेल है। इन सबके रैंक जो है वो पिछले साल से कम हो गए हैं। जैसे कि रिलायंस का कम हो गया तो 3 स्थान जो है वो नीचे आ चुका है। लेकिन दोस्तों ये सारी कंपनीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक एप्पल के आपको सीईओ पता है? एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। याद रखोगे आप कौन है? टिम कुक। और माइक्रोसॉफ्ट के आपको पता ही है, सत्या नडेला जी, सत्या नडेला। और अमेजॉन के हैं एंडी जेसी, ये भी आपको पता है। अल्फाबेट के आपको पता होने चाहिए, अल्फाबेट के कौन है? सुंदर पिचाई। और फेसबुक के मार्क जकरबर्ग। तो दोस्तों मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, पांचों की पांचों कंपनीज के याद रख सकते हो। और यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैं आपको पांचों बता चुका हूँ, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। एप्पल के कौन है? एप्पल के हैं टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के आपको पता है सत्या नडेला। अमेजॉन के आपको पता है एंडी जेसी। अभी भी जेफ बेजोस लगा देंगे काफी बच्चे, तो ध्यान रखना है इसको। अल्फाबेट के सुंदर पिचाई और फेसबुक के मार्क जकरबर्ग। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों अगला है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वो क्वेश्चन क्या है? कौन सी स्टेट ने दलित बंधु स्कीम को लॉन्च किया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, सिर्फ स्कीम का नाम याद रखना है। इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, पैसा प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से, और ये सरकार कौन सी है? तेलंगाना गवर्नमेंट है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो आप देख सकते हो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव जी, उन्होंने इस स्कीम का उद्घाटन किया, दलित बंधु स्कीम। इसमें जितने भी दलित बेनिफिशियरीज हैं, जितनी भी दलित फैमिलीज हैं, उनको 10 लाख रुपए जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। और सरकार ने ये कह दिया कि 10 लाख रुपए आपको मिल जाएगा, आप इसको किसी भी तरह से यूज करें, लेकिन हम आपको एडवाइस करते हैं कि वहां पे लगाएं जहां से आपको इनकम जनरेट होगी, जहां से आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये 4 फेजेज में स्कीम जो है वो क्या की जाएगी? कंप्लीट की जाएगी, जिसमें पहले फेज में गरीब लोगों को कवर किया जाएगा, या जिनको खाना भी नहीं मिल रहा उनको कवर किया जाएगा, जो जिनके पास छत नहीं है उनको कवर किया जाएगा। और फिर धीरे धीरे करके चौथे फेज में ये पहुंच जाएंगे कि जो गवर्नमेंट का स्टाफ है, जिनकी सैलरी कम है, रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, उनको भी जो है वो इसके अंदर शामिल कर लिया जाए। तो टोटल अगर आप देखोगे इसमें सरकार ने
17 लाख दलित फैमिलीज को कवर करना है तो सरकार को कितना फंड चाहिए? 1.70 लाख करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि हर फैमिली को कितने पैसे देने हैं? 10 लाख। इसका मतलब 17 लाख दलित फैमिलीज हैं तो इतना पैसा जो है वो यहाँ पे खर्च किया जाएगा। तो ये स्कीम जो है वो 10 लाख रुपए देने के लिए है। तो दलित बंधु स्कीम जरूर याद रखेंगे। तेलंगाना के बारे में चीफ मिनिस्टर तो के चंद्रशेखर राव हैं, गवर्नर तामिलिसाई सौंदरराजन है, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 3 नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको मिलेगा मुरुगावनी नेशनल पार्क, मुरुगावनी, महावीर हरीना नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, यहीं पे काशू ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क भी मिल जाएगा, केबीआर नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है, एक नेवी की एक्सरसाइज हुई है 2 कंट्रीज के बीच में, इंडिया और कतर के बीच में, मतलब इंडियन नेवी और कतर के बीच में, और वो पर्शियन गल्फ के अंदर हुई है। अभी हम देखते हैं कि पर्शियन गल्फ कहाँ पे है, लेकिन उस एक्सरसाइज का आपने नाम बताना है। तो कोई भी 2 कंट्रीज के बीच में अगर मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है तो ड्रिल्स हो रही है, मतलब आपस में प्रैक्टिस हो रही है, कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर सके, इसलिए ये एक्सरसाइज हुई है। नाम क्या है इसका? जायर अल बहर। तो नाम जरूर याद रखेंगे, डी जो है वो आंसर होगा। तो आप देख सकते हो जायर अल बहर, इंडिया और कतर के बीच में ये ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है 9 से लेके 14 अगस्त के बीच में, और कहां पे हुई है दोस्तों? पर्शियन गल्फ। तो आप देख सकते हो ये रहा हमारे पास पर्शियन गल्फ, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और जो ओमान का पार्ट है वो भी आप कह सकते हो कि पर्शियन गल्फ से निकलते ही जो है वो साथ में क्या होगा? टच होगा। ये आप देख सकते हो, इधर रेड सी है, ऊपर जो है वो मेडिटेरेनियन सी है जो आपको थोड़ा सा दिख रहा है पार्ट, और बीच में आपको यहाँ पे दिखेगी स्यूज कैनाल दोस्तों, स्यूज कैनाल, जिसको 1869 में ओपन किया गया था। फिर इसी रास्ते के थ्रू जो है वो इंडिया में यूरोपियंस ने आना स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो है वो पर्शियन गल्फ में हुई है, ये याद रखना, यहाँ पे हुई है दोस्तों पर्शियन गल्फ में। और इंडिया की तरफ से आईएनएस त्रिकंड ने जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, आईएनएस त्रिकंड ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, और पहली बार ये एक्सरसाइज 2019 में हुई थी इंडिया और कतर के बीच में। इसमें दोनों कंट्रीज ने जो है वो टेररिज्म के खिलाफ जो है वो लड़ना है, इसलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। मैरीटाइम सिक्योरिटी भी रहेगी और मैरीटाइम पायरेसी भी जो है वो हम रोक सकते हैं। इसका मतलब है दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रेंथ तो इंप्रूव होगी, फ्रेंडशिप भी जो है वो यहाँ पे क्या होगी? इंप्रूव होगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी? इंडिया और कतर की। और इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आपको पता ही है, एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। लेकिन बाकी जो एक्सरसाइज है ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दस्तलिक जो है, दस्तलिक 2 जो है वो रिसेंटली हुई थी इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, इसके बीच में इंडिया और उज्बेकिस्तान, और ये रिसेंटली कहाँ पे हुई एक्सरसाइज? उत्तराखंड के अंदर हुई है। टीटीएक्स टेबल टॉप एक्सरसाइज ये 3 कंट्रीज के बीच में हुई है, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, तीनों कंट्रीज के बीच में, और ये कहाँ पे हुई है? मुंबई कोस्टल एरिया के आसपास हुई है। नेक्स्ट जायद तलवर, ये एक्सरसाइज दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हुई है, और ये इंडिया में नहीं हुई, ये आबू धाबी में हुई है, आबू धाबी। ये याद रखने, तीनों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट, देखो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल बॉडी है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एनपीसीआई के साथ जो है वो संपर्क में रहती है, और एनपीसीआई के बिहाफ पे अलग अलग कंट्रीज के साथ टाई अप करती है। तो इन्होंने अब एक कंट्री के साथ टाई अप किया है ताकि वो यूपीआई का सिस्टम जो है वो उस कंट्री के अंदर लागू कर सकें, ताकि जो इंडियंस वहां पे हैं या इंडियंस जो यहाँ से जाएंगे वो इस यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का यूज कर सकें। और ये कौन से बैंक के साथ टाई अप हुआ है दोस्तों? मशरक बैंक के साथ साइन हुआ है, जो कि यूएई का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक भी है। तो आपने याद रखना है कौन से बैंक के साथ टाई अप हुआ है? एनपीसीआई ग्लोबल आर्म, जिसको हम कहते हैं एनपीसीआई इंटरनेशनल, और इन्होंने मशरक बैंक के साथ टाई अप किया ताकि यूपीआई पेमेंट जो है वो यूएई के अंदर हो सकें। और ये पार्टनरशिप 2 मिलियन इंडियंस को सपोर्ट करेगा जो यूएई के अंदर जा रहे हैं, तो वो अपनी पेमेंट यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। अगर वो शॉप्स या आप कह सकते हो किसी स्टोर में यूएई से कुछ परचेज करते हैं तो वो इसका यूज कर सकते हैं। और यूपीआई को एक्सेप्ट करने का ये भी है कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम जो है वो यूएई के अंदर क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा, मतलब डिजिटल लेवल पे जो ट्रांजेक्शन है वो इंप्रूव हो जाएगी, और यूपीआई का भी इंटरनेशनल लेवल पे रीच जो है वो बढ़ जाएगा, यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है, एनपीसीआई का जो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो ग्रुप है, उन्होंने रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी भूटान के साथ भी टाई अप किया है ताकि वो यूपीआई पेमेंट्स जो है वो कर सके भूटान के अंदर। ये भी इंडियंस को हेल्प करेगा, इवन भूटान के लोगों को भी हेल्प करेगा कि वो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं भूटान के अंदर। और दोस्तों याद रखना है कि भूटान जो है वो ऐसा पहला कंट्री बन चुका है, फर्स्ट कंट्री बन चुका है जिसने यूपीआई स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया है, क्यूआर रिस्पॉन्स के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं वो। ये बात अपनी जरूर याद रखनी है। और यहाँ पे हम बात करें एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड की, जो कि एनपीसीआई की एक जो है वो सब्सिडरी है या एनपीसीआई की एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो गठन है वो कब किया गया था दोस्तों? 2020 में जो है इसका गठन हुआ था।
हेडक्वार्टर इसका जो है वो मुंबई में ही है। इसके जो एमडी और सीईओ है वो रितेश शुक्ला है, रितेश शुक्ला। लेकिन जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो 2008 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई है, लेकिन इसके जो हेड हैं वो कौन है, दिलीप असबे। तो ये सारी चीजें याद रखने की, एनपीसी अलग है, एनआईपीएल अलग है, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और मशरक मैं आपको बता ही चुका हूं, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडीफाई पार्टनर विद विच कंपनी टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्मॉल बिजनेस लोन प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडीफाई क्या है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, डिजिटल बेस पे ये लैंडिंग करते हैं। तो इन्होंने कंपनी के साथ टाई अप किया ताकि स्मॉल बिजनेस को लोन दिया जा सके। और वो कंपनी जो है कौन सी है जिसके साथ मिलकर ये करेंगे, ये तो फेसबुक होगा। और यहाँ पे इंडीफाई का काम क्या है, फेसबुक का काम क्या है, फेसबुक जो है वो एडवर्टाइजमेंट करेगा, जो इनके एडवर्टाइजर्स हैं उनको कहेगा कि आप जो है वो इस लोन का यूज कर सकते हो, लेकिन लोन को प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, इंडीफाई करेगा। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो आप देख सकते हो फेसबुक टाइज अप विद द इंडीफाई फॉर स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन कितना मिलेगा, 5 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है स्मॉल बिजनेस को, जो कि फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो फेसबुक ये सुनिश्चित करेगा कि जो हमारे प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उनको इस तरह का लोन जो है वो मिल सके। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, 17 to 20% जो है वो इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा है। लेकिन इसमें एक स्कीम भी है कि 0.2% इंटरेस्ट जो है वो हम रिड्यूस कर देंगे अगर कोई एंटरप्रेन्योर वुमेन है या फिर वुमेन का हिस्सा है उस कंपनी में, चाहे पूरा चाहे थोड़ा हो। और फेसबुक जो है वो अपने एडवर्टाइज को इस प्रोग्राम के बारे में बताएगा। और लोन जो है वो डिजिटल होगा, तो 5 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। और इसमें कोई भी कोलेटरल नहीं रखना पड़ेगा, मतलब कुछ भी आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। और कोई भी बंदे को पैसा देना है नहीं देना, ये पूरी अथॉरिटी इंडीफाई के पास है। मतलब बोरोर की पहचान करनी जो है वो इंडीफाई का काम है, फेसबुक का कोई लेना देना नहीं है इससे। फेसबुक सिर्फ एक काम करेगा कि वो अपने एडवर्टाइजर्स को इस प्रोग्राम के बारे में बताएगा। तो इंडीफाई के बारे में याद रखना रख सकते हो, गुरुग्राम जो है वो इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा के अंदर। लेकिन फेसबुक के बारे में जरूर याद रखना है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क जकरबर्ग है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना? दो हैं दोस्तों। आत्मनिर्भर कृषि योजना का मेन लक्ष्य है एग्रीकल्चर हर तरह का, और बागवानी योजना का मेन मकसद है सिर्फ हॉर्टिकल्चर के ऊपर फोकस करना है। और ये स्टेट हमारे पास कौन सी है, यहाँ पे है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या होगा, सी होगा, जिन्होंने दोनों स्कीम्स स्टार्ट की हैं। तो अरुणाचल प्रदेश ने अप्रूवल दे दिया है कि क्रेडिट लिंक्ड स्कीम जो है वो चलाएंगे, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों को इंप्रूव करेंगे। इसमें होगा क्या कि अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो इन दोनों स्कीम्स के ऊपर 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और इसमें स्पेशली 60 करोड़ रुपए स्पेशली किसके लिए दिए जाएंगे, सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, जो भी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो है वो काम करेगा। इसके 3 कंपोनेंट हैं, कुछ पैसा बैंक की तरफ से दिया जाएगा, कुछ सरकार की तरफ से सब्सिडी, कुछ जो है वो जो बंदा काम कर रहा है उसको भी पैसा देना होगा। तो याद रखना है, सब्सिडी सरकार 45% देगी, 45% ही बैंक लोन की तरफ से मिल जाएगा। बेनिफिशियरी को सिर्फ कितना देना पड़ेगा, 10% पैसा ही देना पड़ेगा। और ये मतलब बहुत ही खास बात है कि इससे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इंप्रूव हो सकता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़ सकते हैं। चाहे वो कल्टीवेट कर रहे हैं लैंड को, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, चाहे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इस पैसे को ले सकता है सरकार से, मतलब इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। और अगर फार्मर्स जो हैं वो इस लोन को लेते हैं तो वो 1.6 मतलब 1,60,000 रुपए जो हैं वो बिना कुछ गिरवी रखे ले सकते हैं। और अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो वो 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो ले सकते हैं। तो मतलब ये इसमें कंडीशन जो है वो रखी गई है। और इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने डिप्टी कमिश्नर मतलब डीसी के ऑफिस में जाना है और वहां पे जाके अप्लाई कर देना है। वहां पे जाके अप्लाई करके आप जो है वो ये अवेल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पेमा खांडू जी हैं। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जो हैं वो गवर्नर हैं यहाँ के गवर्नर। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मॉलिंग नेशनल पार्क, मॉलिंग, यहीं पे आपको मिल जाएगा नामदाफा नेशनल पार्क, और दोस्तों यहीं पे आपको मिलेगा पैके टाइगर रिजर्व। याद रखने तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कोरसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इजराइल बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने क्या करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलना है। कौन सी स्टेट के अंदर, मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलना है, कौन सी स्टेट के अंदर खोलेंगे। और उन्होंने टाई अप भी उसी स्टेट के साथ किया है और वो स्टेट है दोस्तों असम। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं एमट्रॉन। एमट्रॉन का मतलब है असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने एक एमओयू साइन किया किसके साथ, कोरसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इजराइल बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, कि हम इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे, कहाँ पे, गुवाहाटी के अंदर ये खोला जाएगा, और गुवाहाटी मतलब असम की बात हो रही है। तो इसमें होगा क्या कि वो मेन काम करेंगे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि अच्छी तरह से जो है इसको डेवलप किया जा सके, कि आपके फेस को देख के जो है वो अलग अलग चीजें स्टार्ट हो सके, उसके बेस पे काम किया जाएगा। और एक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग से भी खोलने की तैयारी हो रही है। तो इसमें जितनी भी चीजें होंगी आसपास के एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पूरी की जाएंगी, जिसमें फेशियल रिकॉग्नाइजेशन तो है ही, लेकिन आप कह सकते हो और भी अलग अलग चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ही किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे इजराइल के बारे में जो है वो आपने याद रखना है। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं नेफ्ताली, याद रखना है दोस्तों, नेफ्ताली बेनेट, ये मतलब क्वेश्चन आएगा आपको। और कैपिटल जेरूसलेम है, और करेंसी आपको पता है शिकल। और असम के बारे में हिमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो आप कह सकते हो चीफ मिनिस्टर हैं, जगदीश मुखी जी गवर्नर हैं यहाँ पे। और नेशनल पार्क्स आपको 7 मिल जाएंगे यहाँ पे, दहिंग पटकाई नेशनल पार्क मिल जाएगा, काजीरंगा आपको मिल जाएगा, मानस है यहाँ पे, दिब्रू शैकोवा है, दिब्रू शैकोवा, बायोस्फीयर रिजर्व भी है दिब्रू शैकोवा, दहिंग पटकाई हो गया, रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, नामेरी नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये 7 के साथ यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन जो लेटेस्ट ऐड हुआ है वो है दहिंग पटकाई नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल एक स्टार्टअप है जिसका नाम है कैपिटल फ्लोट। तो उसने कंपनी के साथ मिलकर एक सिस्टम स्टार्ट किया है कि बाय नाउ पे लेटर, मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है कि पैसे आप जो है वो पहले यूज कर सकते हो, पैसे बाद में लौटा सकते हो, और ये किसके साथ मिलके किया है, रेजर पे के साथ मिलके किया है। तो रेजर पे कैपिटल फ्लोट जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है कि बाय नाउ पे लेटर सोल्यूशन जो हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। और ये जो है वो कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, वॉलनट 369 प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि वॉलनट 369 जो है वो इनकी एप्लीकेशन भी है। तो कैपिटल फ्लोट की एप्लीकेशन वॉलनट 369 पे जाना है, कस्टमर्स ने लॉगिन करना है, शॉपिंग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। शॉपिंग करने के बाद पैसा भी वहां से ले सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपने नहीं यहाँ पे करनी है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं लिया जाएगा, आप पैसे का यूज जो है वो कर सकते हो। और उस पैसे को 3, 6 या 9 महीनों में आसान किस्तों में जो है वो क्या कर सकते हो, वापिस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और यहाँ पे फीचर दिया गया है कि ये जो टारगेट रखा गया है कि 1 लाख पार्टनर्स के साथ मिलके जो है ये कैपिटल फ्लोट का जो आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा सिस्टम है लोन देने वाला, ये एक्सटेंड किया जाएगा। तो 100 शहरों में जो है वो इसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। इससे क्या होगा कि जो नए शॉपर्स हैं, जो नए क्रेडिट कस्टमर्स हैं, वो इसका यूज जो है वो कर सकते हैं, लेकिन आपको एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी वॉलनट 369। तो याद रखना है रेजर पे, और यहाँ पे हम बात कर रहे थे कैपिटल फ्लोट की। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूएसएड ने एक बैंक के साथ पार्टनरशिप की है कि वो 50 मिलियन यूएसडी लोन जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर या एमएसएमई को प्रोवाइड करे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, यूएसएड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इन्होंने टाई अप किया है एक बैंक के साथ, ताकि वो बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कर सके, लेकिन गारंटी जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ले लेगी, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और ये बैंक कौन सा है, कोटक महिंद्रा बैंक है। बी जो है वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप देख सकते हो, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, एक यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जिसने कोटक महिंद्रा के साथ कोटक महिंद्रा बैंक के साथ टाई अप किया है कि $50 मिलियन जो हैं वो लोन गारंटी प्रोवाइड करेंगे स्मॉल बिजनेसमैन इन इंडिया। और इसमें स्पेशली कहा गया है कि अगर वो बिजनेस कोई औरत चला रही है, कोई औरत चला रही है, अगर वो उस बिजनेस के अंदर वुमेन के लिए कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है या उनका कोई शेयर है, तो 50% पैसा तो इन्हीं कंपनीज को दिया जाएगा। मतलब 50 मिलियन में से 25 मिलियन जो है वो इन्हीं को दिए जाएंगे। इससे जो है वो 30,000 वुमेन बोरोअर्स को फायदा होगा, और 7,500 एमएसएमईज को भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपने यहाँ पे याद रखना है, यूएसएड और कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो उदय कोटक हैं, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। लेकिन ये कहते हैं कि लेट्स मेक मनी सिंपल, टैगलाइन क्या है, लेट्स मेक मनी सिंपल। लेकिन सबसे जो आप कह सकते हो कि उलझा हुआ है वो पैसा ही है। मतलब लेट्स मेक मनी सिंपल, सिंपल नहीं बना सकते यार पैसे को, पैसा हमेशा ही जो है वो क्या रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, हमेशा ही जो है वो लोग इसके पीछे भागते रहेंगे। तो थोड़ा सा हमें अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, हमें जो है वो इन चीजों के पीछे नहीं भागना है। नेक्स्ट आते हैं, तीवा ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट सेलिब्रेटेड दी
वांचुवा फेस्टिवल 2021। तो 2021 का वांचुवा फेस्टिवल कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी ने मनाया है? तीवा ट्राइबल कम्युनिटी। ये मेजर कौन सी स्टेट की कम्युनिटी है? ये असम की है दोस्तों। आंसर क्या होगा? असम होगा। तो आप देख सकते हो तीवा ट्राइबल मैंस ने, ये असम के अंदर जो है, जो कि करबी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो उन्होंने वांचुवा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया है। तो आप देख सकते हो इसमें होता क्या है कि इसमें बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर होना है या होगा या हो चुका है, उसके लिए जो है वो प्रार्थना भी की जाती है। और साथ में कोई भी उसको जानवर ना पकड़ सके फसल को, कोई भी नेचुरल क्लाइमेटिस ना आए, लाइक बाढ़ ना आए, या आप कह सकते हो कि उसमें बारिश बहुत ज़्यादा ना हो, तो उसके कारण जो है उसको बचाया जा सके, तो इसकी प्रार्थना की जाती है। और इसमें एक और ख़ास बात होती है कि वो अपने अपने जो इनके कल्चर के बेसिस पे डांस परफॉर्मेंस होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो खाना पकाया जाता है। और इस ट्राइब को, जो तीवा ट्राइब है, इसको लालंग ट्राइब भी कहा जाता है। और ये बोडो खचरी ग्रुप का ही जो है वो पार्ट है। और बोडो सबको पता है कि कहाँ की ट्राइब है, असम की। और तायावा में ताई का मतलब या ती का मतलब वाटर है, वा का मतलब सुपीरियर है, मतलब वाटर सुपीरियर लोग जो है वो इनको कहा जाता है। और ये ट्राइब ऐसे नहीं कि ओनली असम में रहती है दोस्तों, ये मेघालय में भी रहती है, मेघालय में भी, और अरुणाचल प्रदेश में भी रहती है, और मणिपुर में भी कुछ पार्ट में रहती है। मतलब अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये काफ़ी जगह पे पाई जाती है, लेकिन फिर भी ये फेस्टिवल जो है वो असम में सेलिब्रेट किया जाता है। असम के बारे में हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया ने लार्जेस्ट कॉन्टिजेंट भेजा है पैरा ओलंपिक्स के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब पैरा ओलंपिक्स गेम जो हैं वो अभी स्टार्ट हो रही हैं। आपने कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। 24 अगस्त को जो है वो स्टार्ट हो रही है, मतलब आज से जो है स्टार्ट हो जाएंगी, 5 सितंबर तक चलेंगी। और इंडिया का ऑफिशियली मैस्केट जो है, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे बेसिकली इस पैरा ओलंपिक्स का जो मैस्केट है, जो चिन्ह है, वो क्या है? सोमेटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सोमेटी। और ये जो है वो हमारे पास समर ओलंपिक्स का था, ये पैरा ओलंपिक्स का है, ये याद रखना है। और मैराइतोवा जो है वो समर ओलंपिक्स का था, जो हो चुकी हैं। और पहली बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया और निकाल दिया गया सेलिंग को, और 7 ए साइड फुटबॉल को इसके अंदर से निकाल दिया, लेकिन बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया है। और इंडिया ने लार्जेस्ट एथलीट्स जो हैं वो भेजे हैं 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में आज तक के। क्योंकि अगर मैं लास्ट ईयर भी कंपेयर करूंगा तो लास्ट ईयर भी जो है वो बहुत कम थे जो एथलीट्स भेजे थे हमने। तो लास्ट ईयर सिर्फ 19 एथलीट्स थे दोस्तों, लेकिन 2021 में कितने हैं? 54 एथलीट्स हैं, जो कि 9 अलग अलग तरह की गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें आप कह सकते हो बैडमिंटन है, पैरा कैनोइंग है, पानी से किश्ती को आगे बढ़ाना है, पावर लिफ्टिंग है, शूटिंग है, स्विमिंग है, टेबल टेनिस है, तो इनके अंदर आएंगे। और एक आप हाई जंपर प्लेयर देख रहे हो, हाई जंप में पार्टिसिपेट करते हैं मरियप्पन थंगावेलु, पैरालंपिक्स के अंदर ही पार्टिसिपेट करेंगे। ये फ्लैग बीयरर होंगे, मतलब इंडिया का झंडा ये लहराएंगे ओपनिंग सेरेमनी के अंदर, ये आपने याद रखना है। और दूसरा नाम आप देख रहे हो प्राची यादव, ये इंडिया की पहली पैरा कैनोई है, मतलब जो पानी से, जो पानी के अंदर जो है वो हाथ से किश्ती को चलाएंगी, मतलब जो रो है उससे किश्ती को चलाएंगी, डंडे से किश्ती को चलाएंगी एट दी टोक्यो पैरालंपिक। याद रखना है, पहली इंडियन जो पैरा कैनोई एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं वो है प्राची यादव। नाम जरूर याद रखेंगे। दो नाम और बताता हूं आपको, एक है अवनी लखेरा, अवनी लखीरा। ये दोस्तों ऐसी पहली इंडियन वुमेन है जो पैरा शूटर बनी है, जो मतलब यहाँ पे खेलेंगी। तो फर्स्ट पैरा शूटर इंडियन वुमेन जो पैरालंपिक्स के अंदर खेलेंगी वो है अवनी, अवनी लखेरा। और दो नाम आप और भी याद रख सकते हो, एक हरविंदर सिंह और एक हमारे पास है विवेक चिकारा। तो ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो कि पहली बार जो है वो आर्चरी में पार्टिसिपेट करेंगे और क्वालिफाई हो जाएंगे। मतलब पहली बार कोई जो है मेन वो पार्टिसिपेट कर रहा है, और वो दो हैं, हरविंदर सिंह और विवेक चिकारा। अनुराग सिंह ठाकुर जी ने एक सॉन्ग भी जो है वो लॉन्च किया जिसका नाम है कर दे कमाल तू, फॉर पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स के लिए अनुराग सिंह जो हैं, अनुराग सिंह ठाकुर वो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, हमारे नए यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने ये सॉन्ग को जो है वो रिलीज किया है, और ये सॉन्ग गाया किसने है और इसको कंपोज किसने किया ये भी आपने याद रखना है। इसको कंपोज और गाने वाले हैं संजीव सिंह, संजीव सिंह, जो कि आप कह सकते हो एक दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर हैं। उन्होंने इसको जो है वो गाया भी है और इसको कंपोज भी किया है। तो नाम जरूर याद रखना है, संजीव सिंह। और दोस्तों यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सी है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो एंड्रयू पार्सन्स हैं, एंड्रयू पार्सन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बोन, जर्मनी के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। लेकिन आपने टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन जरूर कर लेना है। India finalized a deal with which country for the procurement of AK-103 series of assault rifles for the Indian Army? तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडिया ने एक डील साइन की है कौन सी कंट्री के साथ, ताकि उनको, इंडिया को AK-103
सीरीज ऑफ असॉल्ट राइफल्स मिल सकें, किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए। ये कहाँ से डील की गई है? ये की गई है रशिया से। तो याद रखना है, इंडिया ने एक डील फाइनल की है रशिया से ताकि वो AK-103 सीरीज असॉल्ट राइफल्स ले सके इंडियन आर्मी के लिए, ताकि जो पुरानी हो चुकी राइफल्स हैं या आप कह सकते हो असॉल्ट राइफल्स हैं, उनको क्या किया जा सके? रिप्लेस किया जा सके। पुरानी हो चुकी हैं, ये नई सीरीज की है, नई टेक्नोलॉजी है इसमें, तो इसको यूज किया जा सकता है। बस इतना याद रखना है, AK-103 जो है वो रशिया से बिलोंग करता है। कितने आएंगी ये असॉल्ट राइफल, कितने की डील साइन हो, अभी इसके बारे में कुछ भी जो है वो नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं इस तरह की ये राइफल जो है वो दिखती है। नेक्स्ट आते हैं 2021 का इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म 21 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया। मतलब वो लोग जो कि आप कह सकते हो टेररिज्म में सरवाइव कर चुके हैं या विक्टिम्स हैं टेररिज्म के, उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है इसके अंदर, या जिनकी जान जा चुकी है उनको याद किया जाता है। तो 21 अगस्त को जो है वो ये किया जाता है। पहली बार ये दिन जो है वो 2018 में बनाया गया था। तो 19, 20 और 21 मतलब ये चौथी बार जो है वो हम इस डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी है दोस्तों, आप याद रखना चाहते हो रख सकते हो, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। UNOCT कहा जाता है उसको, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, जिसके जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो व्लादिमीर वोरनकोव हैं, लेकिन आपने याद नहीं रखना। 2017 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। न्यूयॉर्क जो है वो इसका हेडक्वार्टर होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर वहीं है। और इसका अगर थीम याद रखना है आप रख सकते हो, इसका थीम है कनेक्शंस। क्या है थीम? कनेक्शंस। तो ये आप जो है वो इतना याद रखोगे। और इसमें प्रमोट और प्रोटेक्ट किया जाता है ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल फ्रीडम को लोगों की, ताकि टेररिज्म के जो विक्टिम्स हैं उनको कोई भी नुकसान या किसी भी तरह की आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। अगला क्वेश्चन है, वो भी आप पिक्चर से करोगे, कि एक काई है जो कि आप कह सकते हो कि अम्ब्रेला लाइक, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सी ये पिक्चर, अम्ब्रेला लाइक जो है वो दिख रही है काई, जिसको एल्गी कह सकते हो आप। ये अंडमान और निकोबार में मिली है। आप इसका नाम जो है वो देख सकते हो, इसका नाम क्या है? एक्टा बुलारिया जल कान्याक। जल का मतलब आपको पता ही है पानी, ये संस्कृत का वर्ड है। और एसेटा बुलारिया भी कह सकते हो या एक्टा बुलारिया, ये नई स्पीशीज है, अंडमान निकोबार में मिली है। जल कान्याक का मतलब है गॉडेस ऑफ ओशन या मरमेड, आप कह सकते हो मरमेड मतलब जिसमें आधा आदमी और आधा मछली जो है वो उसको कहते हैं मरमेड जो है वो आप कह सकते हो कि या अगर सिंपल लैंग्वेज में कहोगे कि आधी फीमेल और आधा जो है नीचे टेल होगी वो मछली की तरह होती है, तो उसको मरमेड कहा जाता है। तो गॉडेस ऑफ ओशन भी इसको कहा जाता है। और ये 1984 के बाद हुआ है कि अंडमान निकोबार में कोई काई की जो है वो स्पीशीज मिली है। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है, सिर्फ नाम याद रख लें। और ये बहुत ही सुंदर सी दिखने वाली ये काई जो है वो यहाँ पे डेवलप हुई है, तो इसको याद रखोगे। अगला आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें हमारे पास पहला पॉइंट है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो है वो 21 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे हर साल जो है वो इसी दिन मनाया जाता है, ताकि जो बूढ़े लोग हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो एक्सपीरियंस है उसको याद किया जा सके, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके, और जो चैलेंजेस फेस किए उन्होंने उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा सके। तो आपने याद रखना है कि ये दिन जो है वो ऑफिशियली किसने जो है वो डिक्लेयर किया था? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या था? रोनाल्ड रेगन। रोनाल्ड रेगन, तो उन्होंने इस दिन को बनाया था। नेक्स्ट, फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर चिन्मय चटर्जी जी का देहांत हो गया। सिर्फ नाम याद रखना है यहाँ पे। चिन्मय चटर्जी कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? वेस्ट बंगाल से। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर हैं। 1978 में जब इंडियन टीम जो है वो बैंकॉक एशियन गेम्स में गई थी, तब ये उसका हिस्सा थे। ईस्ट बंगाल कलकत्ता फुटबॉल लीग को भी काफ़ी बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। संतोष ट्रॉफी के अंदर वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं 4 बार, और जिसमें से 3 बार जीते भी हैं। और इवन कोच भी रहे हैं ईस्ट बंगाल टीम का। मतलब नाम जरूर याद रखना है आपने, और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है, सुनील सेठी जो है वो उसके लीड करेंगे उस कमेटी को, ताकि एक्सपोर्ट जो हैं वो आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन डबल हो सके, एक्सपोर्ट को 4 गुना किया जा सके टेक्सटाइल के अंदर, हैंडलूम के अंदर। तो सुनील सेठी जो कि चेयरमैन है फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के, उनको चेयरमैन बनाया गया। टोटल 8 मेंबर्स की ये टीम है जो एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो टेम्परेरी रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, और 45 दिन के अंदर अंदर जो पूरी रिपोर्ट जो वो दाखिल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हैंडलूम इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, डबल किया जा सकता है, और एक्सपोर्ट को 4 गुना किया जा सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के बारे में याद रखना है, पीयूष गोयल जी क्या हैं करंटली हेड हैं, जो राज्यसभा से मेंबर है महाराष्ट्र से। आईसीआईसी बैंक और एसबीआई लीड्स न्यू इश्यूएंस ऑफ द क्रेडिट कार्ड एज एचडीएफसी बैंक अंडर टेम्परेरी हॉल्ट, क्योंकि एचडीएफसी के ऊपर दिसंबर 2020 में रोक लगा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने गाइडलाइंस को सही तरह से माना नहीं था। तो आरबीआई ने नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण आईसीआईसी और एसबीआई जो है वो आगे निकल रहे हैं। तो बस इतनी की इंफॉर्मेशन ही है, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता।
गवर्नमेंट ने ककोरी कांड को जो है वो ककोरी ट्रेन एक्शन दे दिया, क्योंकि कांड वर्ड जो है वो यार सूट नहीं करता किसी भी इंसिडेंट को, क्योंकि कांड जो है वो एक तरह से आप कह देते हो कि नेगेटिव वर्ड जो है वो सामने आता है, जिसके कारण कांड वर्ड को हटा के इसका नाम ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। और आपको पता है कि एक ट्रेन को लूटा गया था ककोरी के अंदर, जो कि लखनऊ यूपी के अंदर। तो 1925 में ये इंसिडेंट हुआ था, 9 अगस्त को 1925 में ये इंसिडेंट हुआ था। तो उसमें एक ट्रेन को लूटा गया था जिसके अंदर जो है वो हथियार थे, तो इसलिए इसको कहा जाता है ककोरी ट्रेन एक्शन। तो ब्रिटिश राज के दौरान से जो है वो हमने जो है वो काफ़ी कुछ किया है, जिसके अंदर ये भी इंसिडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपी गवर्नमेंट वैसे भी दोस्तों 100 ईयर सेलिब्रेट कर रही है। सेलिब्रेट कह सकते हो या फिर ऑब्जर्व कह सकते हो कि उसको किया जा रहा है। चौरी चौरा इंसिडेंट जो है वो 100 साल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 4-5 फेब को जो इंसिडेंट हुआ था 1922 में, जिसमें इंडियंस ने जो है वो पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसमें 22 इंग्लिश पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए थे। तो उसी के अंदर जो है वो इसका नाम चेंज किया गया है। नेशनल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 को एसेंट मिल गया प्रेसिडेंट का। तो आप कह सकते हो कि 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट आया था, उसके अंदर अब ये चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है कि अब 51% से कम भी जो है वो गवर्नमेंट स्टेक रख सकते हैं इसमें। पहले ये कंडीशन थी कि इसमें जो है वो मैंडेटरी है कि सरकार को 51% या उससे ज़्यादा स्टेक रखना पड़ेगा, इससे कम नहीं कर सकती सरकार, लेकिन अब इसको हटा दिया गया, मतलब सरकार इसको प्राइवेटाइज कर सकती है, सिंपल है। अगले आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। हमारे पास 21 अगस्त, ये 20 नहीं है, 21 अगस्त का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि इंडिया 2020 जर्नल ऑफ क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बहुत ही फेमस पर्सन रहे हैं योगिंदर आलग या अलाग, तो आपने नाम जरूर याद रखना है। जोगिंदर के अलाग, इन्होंने इस बुक को लिखा था। और ये आप कह सकते हो कि बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। इवन फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इवन चेयरमैन रह चुके हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट का 2006 के अंदर 2012 तक, 6 साल। तो मतलब नाम जरूर याद रखेंगे जोगिंदर के अलाग। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कहता है क्वेश्चन? फादर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन रिफॉर्म्स किसको कहा जाता है? तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने अलग अलग तरह से कंट्री से देखा कि किस तरह के डायरेक्ट टैक्सेस को हम रिफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर कंप्लायंस हो सकती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे सकते हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने सरकार को सजेशन दिया था। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं 3 चीज़ों से आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो। और बेल बटन को प्रेस कर दे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। इसी तरह से फेयर्स क्लाउड के साथ जुड़े रहें, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट होगा। और इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें, प्यार बनाते रहें। और दोस्तों हमेशा खुश रहना, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।